BA BSc द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्नपत्र क्रमांक 4 अर्थात सामान्य हिंदी भाग 4 में आप सभी का फिर से स्वागत है। हर बार की तरह हम पहले छात्रों का परिगणन करेंगे। अंकिता देशमुख, रोहित कांबळे, प्रतिमा पाटोळे, आवेज शेख, आलिशा पठान, सहदेव सगर, निदा शेख, अभय अंबेकर, फैजल शेख, उमर पठान, उज़ैर पठान, अल्ताफ शेख, अलीशा शेख, आयशा शेख, आयशा सिलावत, आसमा अत्तार, श्रद्धा वाजुरकर, अनीशा पेठे, अजय भालेकर, कुलसुम मुलानी, राजकमल ढोबळे, सुजित सिंह पाटिल, कृष्णा बचाटे, योगेश सुरवसे, पृथ्वी कांबळे, प्रणीत शिंदे, सूरज कदम, पूजा कोळगे, प्रियंका तोडकरी, दिव्या शिंदे, वैष्णवी घायाळ, प्रदीप घोड़के, मोनिका गडकरी, सुरभि गंगणे, निखिल भुजबळ, राहत शेख, आकांक्षा यादव, फारिया शेख, कोमल बारस्कर, सिमरन दखनी, सोहेल मोमिन, मिसबा पठान, अश्विनी मुंडे, नूर शेख, अजय रत्न सोनवणे, सनी पवार, प्रशांत नेटके, कृष्णा पाटिल, विपुल कांबळे, अश्विनी खांडेकर, सोनाली कदम, मुस्कान शेख, विशाल तांबोरे, जमील शेख, प्रतीक्षा सूर्यवंशी, पीयूषा मळाळे, रोहित कवडे, असलम शेख, दीक्षा वाघमारे, अविनाश शेंडगे, वैष्णवी जाधव, अनिकेत भराटे, शगुफ्ता शेख। उसके उपरांत BA के जो छात्र हैं उनका भी नाम परिगणन कर लेते हैं जल्दी से। अश्विनी कसबे, अंजलि गायकवाड़, शुभम दासरे, अंकुश वागड़कर, संदीप वानोळे, सुरेखा कोकले, संदीप पोत्रे, शुभम सुरवसे, पूजा पवार, शिल्पा हुरदुके, आकाश म्याकलवाड़, शंकर तरटे, संतोष चिभाड़े, राजाराम किरवले, विशाल अंबोरे, संतोष शेळके, आनंद पिंपरे, मारुति झिंगारे, अश्विनी शेरखाने, निशा शेरखाने, प्रतीक्षा वाघमारे, सुमित बगाड़े, प्रतीक्षा शेळके, हुसैन शेख, विश्वजीत गुंडशंकर पवार, नामदेव पवार, ज्योति राउत, निकिता पेठे, कुमार सोनवणे, शुभांगी हिप्परकर, आरती रसाळ, अश्विनी जंगले, बाळासाहेब भातलवंडे, साधना कांबळे, रोहित गोलप, स्नेहल चव्हाण, सारिका पवार, नंदकिशोर माळी, अर्चना ढोके, ऋषिकेश लोहार, सौरव मळाळे, स्वराज देशपांडे, प्रवीण मिसळे। आज मैं आपको एक बात की शुभकामना देता हूँ कि आज हिंदी के महान संत कवि सहजयोगी संत कबीर जी की जयंती है। उस उपलक्ष्य में देखिए आपने शायद संत कबीर के दोहे पढ़े होंगे, और इस पर आज मेरा रेडियो पर एक टेलीकास्ट बिग FM पर भी हो चुका है, और उसकी भी मैं लिंक बाद में आपको भेज दूंगा, वो आप ठीक ढंग से सुन लें। अभी ये कठिनाई आ रही है कि मैं एक नियम आपको बता दूं। आपके सामने जो गूगल मीट का ऐप आपने खोल कर रखा है उसमें 4 आइकॉन हैं। दाहिनी ओर 3 बिंदु हैं, एक माइक का आइकॉन है, एक वीडियो कैमरा का आइकॉन है और एक फ़ोन का आइकॉन है। तो उसमें से आपको माइक और वीडियो कैमरे का बंद करके रखना है, ये पहले ही बता दिए हैं। लेकिन जो फ़ोन का आइकॉन है उसे कभी टच मत करना। जैसे आप उसे स्पर्श करेंगे तो आप इस मीटिंग से बाहर जा सकते हैं, और फिर जो कुछ हम मेहनत ले रहे हैं, जो कुछ हम बता रहे हैं, जो कुछ आप सुन रहे हैं, न ये आप ठीक ढंग से सुन पाएंगे आप बाहर जाने पर, न वीडियो रिकॉर्डिंग हो पाएगी। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि पहले आप किसी भी अवस्था में फ़ोन के आइकॉन को स्पर्श न करें, ठीक है। और जो बाकी इस तासिका की वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, उनसे भी ये अनुरोध है कि इसके उपरांत जब आप कभी किसी तासिका में शामिल होंगे तो कृपया उस गूगल मीट के फ़ोन के आइकॉन को कभी भी स्पर्श न करना, जिसकी वजह से आप उस मीट से बाहर जा सकते हैं और जिसकी वजह से हमारी तासिका पर एक अलग प्रकार का तनाव आ जाएगा, और हमने जो तैयारी की है हम जो अधूरी रह जाएगी, और
वही बाद में फिर से पढ़ाना पड़ेगा। तो लगातार 2 दिन ऐसे हुआ है। आज के दिन आप बिल्कुल, अगर कोई दूसरा शामिल हो जाता है तो हम शामिल कर लेंगे, वरना केवल इसी की वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे। ठीक है, जो बात कल और परसों से रह रही थी उसको आज हम पूरा करेंगे। समाचार लेखन प्रविधि। समाचार लेखन एक कला है। हर कला में कलाकार की प्रतिभा, कला विषयक शास्त्रीय ज्ञान तथा अभ्यास का समन्वित प्रभाव देखा जा सकता है। समाचार कला में भी संवाददाता की क्षमता, समाचार लेखन विधि का ज्ञान और अभ्यास की आवश्यकता होती है। समाचार लेखन की प्रक्रिया में 2 चरण हैं, 2 सीढ़ियां हैं, 2 चरण हैं, 2 सोपान हैं। पहला है सूचना संकलन और दूसरा समाचार आलेखन। इसमें से हम अब क्रमशः एक एक को पूरा करेंगे। सूचना संकलन की प्रक्रिया। किसी घटना, प्रसंग या तथ्य संबंधी सूचना समाचार की कच्ची सामग्री होती है। सूचना प्राप्त करना और उसका सत्यापन करना समाचार लेखन की प्रक्रिया का पहला सोपान है। हर क्षेत्र की तरह जनसंचार माध्यमों के क्षेत्र में भी तीव्र प्रतियोगिता, तीव्र स्पर्धा की जाती है, पाई जाती है। हर समाचार पत्र अथवा टेलीविजन न्यूज चैनल इस बात के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है कि इस क्षेत्र में अपनी धाक बनी रहे। हर समाचार अपने पत्र में या चैनल पर सर्वप्रथम प्रकाशित प्रसारित समाचार हो, इसलिए संवाददाता यानी पूरे निर्माता से लेकर के साधारण संवाददाता तक दौड़ धूप करते नजर आते हैं। समाचार न तो संवाददाताओं की कल्पना की उपज होते हैं और न किसी बाजार में खरीदे जाते हैं। देश विदेश में व्याप्त साधारण जन से विशिष्ट जनों तक, ग्राम से महानगरों तक, ग्राम पंचायत से लेकर देश की संसद तक, खोमचे वाले अर्थात फेरीवारी से लेकर के बड़े बड़े उद्योगों तक के स्थानों में पल पल घटित गतिविधियों में समाचार का कच्चा माल मिलता है, छिपा होता है। उसको उजागर करने का काम संवाददाता का है। संवाददाता को इन सब गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी पड़ती है और विभिन्न स्रोतों सूत्रों के माध्यम से विभिन्न विधियों के द्वारा सूचनाओं का संकलन करना होता है। घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण करना, उसके उपरांत तथ्यान्वेषण करना, खोजना, तथ्यों की खोज करना, रियल फैक्ट्स को खोजना, सूचना संकलित करने की एक विधि है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यालयों के लोक संपर्क विभाग प्रेस वार्ता, भेंट वार्ता या साक्षात्कार आदि के द्वारा सूचना संकलन किया जाता है। आजकल कई समाचार एजेंसियां हैं जो प्रशिक्षित एवं मेधावी संवाददाताओं और अत्याधुनिक संचार उपकरणों द्वारा सूचनाएं संकलित करती हैं और जनसंचार माध्यमों को देती हैं। समाचार लेखन से पूर्व प्राप्त सूचना की प्रामाणिकता एवं सत्यता की परख करना आवश्यक होता है। देखिए, ये जो पहला चरण है, इस पहले चरण में जो जानकारी है, सूचना है, या यूं कहेंगे कि जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, उसको संकलित करना, ये बहुत बड़ा चरण है, बहुत बड़ा कार्य है। अब देखिए, इसमें अगर आजकल के समाचारों पर थोड़ी सी नजर डाल करके देखें तो देखिए, आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समाचार आपने सुना होगा कि कश्मीर के मसले पर, जम्मू कश्मीर के मसले पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुपकार ग्रुप के सारे लोगों को आमंत्रित किया है और उसमें कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी ने पाकिस्तान का राग छेड़ दिया है। अब देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करने वाली घटना है, इसमें क्या तथ्य हैं, इसको खोजना, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, राष्ट्रीय स्तर पर होगा। लेकिन जब हम एक सामान्य जैसे उस्मानाबाद जैसे शहर के एकदम लोकल या स्थानीय समाचार की बात कहें तो अगर कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, कोई संवाददाता सम्मेलन होता है, कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, महत्वपूर्ण उपक्रम होता है, इन सभी उपक्रमों में या कोई घटना घटित हो जाती है तो उस
स्थान पर संवाददाता का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वह अपनी आँखों से देखे, अपने कानों से सुने क्या चल रहा है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। और इससे वह क्या करेगा कि उन तथ्यों का संकलन करेगा। और ये संकलन केवल एक स्थान पर नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिए, इसलिए बड़े-बड़े चैनलों के, बड़े-बड़े समाचार पत्रों के प्रतिनिधि या संवाददाता अत्यंत छोटे-छोटे स्थानिक स्थानों पर से भी आते हैं। जैसे देखा जाए तो मैं एक मुंबई का उदाहरण दूँ आपको कि ये तथ्यों का संकलन कैसा करना पड़ता है। आपने ये देखा होगा कि एंटीलिया हिल मामले में जो मुकेश अंबानी के घर के सामने एक गाड़ी रखी थी जिसमें स्फोटक जिलेटिन थे और उसमें एक पत्र भी था जो उनको धमकी देने वाला था। अब ये जो उसके उपरांत जो उस पर ये घटना या एक प्रकार से इतने बड़े व्यक्ति को जो भारत का पहले क्रमांक का उद्योगपति है जिसमें करोड़ों की संपत्ति, यूं कहेंगे कि अरबों की संपत्ति जिसके पास है, उस पर इस प्रकार से धमकी भरे पत्र आना या इस प्रकार से स्फोटकों की गाड़ी उनके सामने रखना, ये कोई आसान चीज़ नहीं। इसके पीछे बहुत से बड़े बड़े हाथ हो सकते हैं। और जब उसकी तफ्तीश में जाने पर पता चल गया कि पत्रकारों ने जो पहले ये आरोप लगाया था वो आरोप लगभग अब सत्य साबित हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि देखिए कि उसमें सचिन वाजे का या फिर बाद में जा कर के परमवीर सिंह का या फिर आगे अभी अभी प्रदीप शर्मा जी को जो उस पर उनके नाम आए, कुछ लोगों को उसमें अ, अ, पकड़ा भी गया है और कार्रवाई भी हो रही है। तो इसमें देखिए कि एक तटस्थ पत्रकार जो होता है वह न सरकार का पक्ष लेता है, न किसी सामान्य व्यक्ति का पक्ष लेता है। वह एक प्रकार से यहाँ पक्षपात रहित भूमिका लेकर के जाता है और इसमें देखिए खतरे बहुत होते हैं। आजकल एक ईमानदार पक्षपात रहित काम करने वाले पत्रकार का जीना दुभर हो चुका है। और इसके पहले मैंने एक उदाहरण ये भी दिया था 2 दिन के पहले तासिका में। ये उदाहरण मैंने दिया था कि 1977 75-77 में जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था, आणीबाणी लगाई थी, उसके विरोध में सबसे ज्यादा पत्रकार सामने आए थे और उन पत्रकारों को क्या सहना पड़ा था ये शायद शब्दों में बयान नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि पत्रकार वो राष्ट्र की जागरूक आंख होते हैं जो कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको पर्दाफाश करके क्या होना चाहिए इसका एक उत्तम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। अब ये कुछ न्यूज़ एजेंसियां होती है जैसे पेटर जैसी होती है या कुछ अन्य न्यूज़ एजेंसियां होती हैं, उनसे समाचार प्राप्त करना बहुत आसान बात है। लेकिन अगर कोई सचमुच घटना हमारे सामने घट रही हो तो उसको तटस्थ रीति से भांपना, उसका आकलन करना एक पक्षपात रहित दृष्टि से और फिर उसको उसका तथ्य संकलन करके सही सही और गलत गलत क्या है, सदसद विवेक बुद्धि जिसे कहा जाता है या फिर पुराने जमाने में निरक्षीर विवेक बुद्धि जिसे कहा जाता था, दूध का दूध और पानी का पानी, ये जो भूमिका लेकर के अगर पत्रकार आगे आता है तो पत्रकार की बहुत महत्ता आपको पता चलेगी। मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि 1857 की क्रांति के बाद हमारे देश में 3 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय निकले, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय। इनसे पढ़ लिख करके जो बाहर लोग आए थे वे लगभग सारे पत्रकार बने। बड़े बड़े नेता या तो वकील बने या फिर पत्रकार बने या फिर दोनों बने। एक और वकीली भी उनकी चलती थी, एक और पत्रकारिता भी चलती थी। तो उन्होंने देश को स्वाधीन बनाने में जो बहुत बड़ा योगदान किया है, उस योगदान को हम भुला नहीं सकते। वो पत्रकार, उनकी गरिमा अलग थी और आज के पत्रकारों की गरिमा अलग है। आज भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े टीवी चैनल पर किसी प्रकार के तथ्यों का अन्वेषण न करते हुए केवल अफवाहों के आधार पर एक प्रकार से इतनी बहस की जाती है कि आप टीवी सेट बंद करके रख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए दूरदर्शन जो पहले सबसे पहले हमारा चैनल था दूरदर्शन के, उस ज़माने के मतलब जब तक जी न्यूज़ नेटवर्क वगैरह के नए चैनल नहीं आए थे, निजी चैनल नहीं आए थे, तो सरकारी चैनल पर समाचार देने वाले कितनी शालीनता से बातें करते थे, कितनी भद्रता से बातें करते थे। लेकिन आज वो सारी चीज़ें चली गई हैं क्योंकि इनका तथ्य संकलन ही ठीक नहीं है। अगर तथ्य संकलन या सूचना संकलन ठीक नहीं है तो ठीक ढंग से उसका क्रियान्वयन भी नहीं हो पाएगा और फिर उल्टी बहस
शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हैं, इसलिए तथ्य संकलन करना या यूँ कहेंगे कि सूचनाओं का संकलन करना, ये प्रक्रिया अत्यंत कॉम्प्लेक्स है, अत्यंत जटिल है और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ईमानदारी की, तटस्थता की, पक्षपात रहितता की, और वह लगभग आज के पत्रकारों में नहीं दिखती। हमें किसी व्यक्ति या किसी चैनल का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि पत्रकार को जो एक प्रकार से ईमानदारी से काम करना चाहिए था, एक प्रकार से जो एक शालीनता से काम करना चाहिए था, वो आज नहीं हो रहा है। इसका मूल कारण है कि आपके पास तथ्य ठीक ढंग से नहीं है, आपके पास सूचनाओं का ठीक ढंग से संकलन नहीं, आप केवल अफवाहों को ही समाचार मान करके चल रहे हैं, ये गलत है। और देखिए कि आज मीडिया का क्षेत्र इतना व्यापक हो चुका है कि केवल मुद्रित माध्यम नहीं, अपितु अ, उसके उपरांत श्रव्य माध्यम, दृक्श्राव्य माध्यम, इंटरनेट माध्यम और आगे चलकर मैं कहूँगा कि सामाजिक माध्यम जिसको हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से, ब्लॉग राइटिंग के माध्यम से, या फिर यूँ कहेंगे कि ट्विटर के माध्यम से, कू के माध्यम से, यानी अलग जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से हम इतनी सूचनाएं प्राप्त कर लेते कि इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, ये सद विवेक हम नहीं करते। मसलन समझिए कि कहीं कोई दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना को इस प्रकार पेश किया गया कि दूसरे शहर में उस दुर्घटना को लेकर के आंदोलन हुए, यहाँ तक कि आगे चल करके दंगा फसाद भी हो गए। और इसमें बहुत एक जिम्मेदारी से बात मैं कह रहा हूँ कि एक बार हमारे एक प्रधानमंत्री थे, शायद आपने नाम सुना होगा उनका, मोरारजी देसाई, जो पहले मुख्यमंत्री भी थे मुंबई इलाके के, जो बाद में गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित हो गया। तो उनकी मृत्यु का समाचार बिना एक रेडियो के संवाददाता ने केवल अफवाह को सुन करके वो समाचार दिया था, और उसके कितने गहरे परिणाम हुए थे इसके लिए आप इतिहास में जाकर के ढूंढिए। तो इस प्रकार से गलत बयानी, लफ्फाजी, केवल शब्दों का आडंबर, केवल छल प्रपंच करना, केवल एक दूसरों को लड़ाते रहना, इस प्रकार की बहुत सी बातें होती हैं। चलते एक मैं बात बता दूं, मैं परसों एक फेसबुक पर ही किसी टेलीविजन चैनल, न्यूज़ चैनल की बात देख रहा था, उसमें बहस हो रही थी, खतरनाक बहस योग शास्त्र पर। और उसमें एक बात स्पष्ट रीति से कही गई कि वहाँ एक मौलाना भी आए थे मुस्लिम समाज के, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत का योग सारी दुनिया ने स्वीकार किया है, मुसलमानों ने भी स्वीकार किया, मुस्लिम देशों ने भी स्वीकार किया है, क्योंकि हमारे पास पहले से पतंजलि जो योग शास्त्र के प्रणेता है, उनके योग सूत्र का अनुवाद इब्न बतूता ने किया हुआ हमारे पास, अलबेरू ने किया हुआ अनुवाद हमारे पास था, और फारसी अनुवाद के माध्यम से इस्लामी देशों में योग पहले ही पहुंच चुका है। अब केवल उसका एक दिन मना रहे हैं, हालांकि योग सभी और है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर इतनी अच्छी और अच्छी सूचनाएं, अच्छी बातें हमें पता चलती हैं, तो इस प्रकार का रियॉट होना या इस प्रकार के दंगे फसाद होना, ये तो मूर्खता है। बीच में सूर्य नमस्कार पर भी इस प्रकार की बातें हो चुकी थी, कभी कभी सरस्वती पूजन पर भी बात हो जाती है। तो ये अलहदा बातें हैं, इसमें ज़्यादा मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन होता यह है कि समाज को वर्गलाने का कार्य ऐसे लोगों के द्वारा होता है, और बाद में पत्रकारों के भी इसमें शामत आ जाती है और बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी संवाददाता की वो ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य संकलन करें और उसका विश्लेषण करते हुए सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला खुद न करके लोगों के सामने रखें। वो कोई न्यायाधीश नहीं है। आजकल देखिए मीडिया ट्रायल भी चल रहा है, जिस प्रकार से जुडिशियल ट्रायल रहता है, न्यायालयीन प्रक्रिया होती है, वैसे उसी प्रकार से एक प्रकार से ये भी चल रहा है। उदाहरण के रूप में अगर कह दूं, अभी बीच में की बात है कि अमरावती की जो सांसद हैं, जो पहले अभिनेत्री थी, अ, नवनीत कौर राणा, उन्होंने अपनी जाति का सर्टिफिकेट मोची जाति यानी चमार जाति से दिया, लेकिन बाद में वो पकड़ा गया, वो गलत सिद्ध हुआ, उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना बैठा, और उनके पति ने अब ये जो प्रकरण जिन्होंने सामने लाया, उनको ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि अब नाम नहीं लूंगा मैं, अमुक एक विशिष्ट नेता अपनी इतना पैसा जनता से लूट चुका है कि उसके विदेशों में बैंक अकाउंट है। अब ये थोड़ी सी अलग बात हो सकती है, ये आपस की बातें हैं और इसमें जनता कंफ्यूज होती है। और समाचार का सबसे बड़ा, समाचार के संवाददाता का
या समाचार लिखने वाले का सबसे बड़ा दायित्व यह है कि लोगों को कंफ्यूज न करें, लोगों को संदिग्धता में न डालें, स्पष्ट बातें कहें, ये है, ये है, स्पष्ट, ये सत्य है, ये झूठ है, ऐसा स्पष्ट बातें कहें। ये सारी चीजें तथ्य संकलन के अंतर्गत, सूचना संकलन की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव की ओर, दूसरे चरण की ओर, जिसका शीर्षक है समाचार आलेखन। ये समाचार आलेखन कैसे किया जाता है? सूचना की सत्यता और विश्वसनीयता की परख होने के उपरांत समाचार का आलेखन होता है। मतलब जो सूचना आपके पास है, जो तथ्य आपके पास है, वो सही है, पक्के हैं, कहीं कोई अफवाह तो नहीं, ये सारा परीक्षण करने के उपरांत उसके समाचार के रूप में लिखने का आरंभ होता है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसके लिए कला कौशल की आवश्यकता होती है। घटना के महत्व तथा प्रस्तुतिकरण क्षेत्र, विषय आदि के आधार पर बने समाचार भेदों की अपनी संरचनागत विशेषता होती है, परंतु स्थूल रूप में सभी समाचारों का स्वरूप लगभग एक जैसा होता है। सामान्यतः समाचारों की रचना रुडयार्ड किपलिंग द्वारा प्रस्तुत 5 W और 1 H, रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने जंगल बुक नामक जैसा उपन्यास लिखा था, जिस पर टीवी सीरियल भी आपने बचपन में देखी होगी, या अभी दो तीन वर्ष पहले उस पर एक अंग्रेजी फिल्म भी आई थी जिसका हिंदी वर्जन भी आपने देख लिया होगा, जंगल बुक, मोगली वाला। तो ये रुडयार्ड किपलिंग जो एक बहुत अच्छे पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, उन्होंने 5 W क्या कहा है, 5 W और 1 H के सिद्धांत को सामने रखा है हमारे। अगर आप अच्छी तरह से समाचार लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5 W और 1 H के सिद्धांत को, अर्थात 6 ककारों के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। हिंदी में इसी सिद्धांत को 6 ककार का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार समाचार की रचना में किसी घटना या तथ्य को 5 W और 1 H अर्थात 6 ककार के रूप में दिखाया जा सकता है। पहला व्हाट, मतलब क्या, अर्थात घटना क्या है। 2 वेयर, कहां, अर्थात घटना किस स्थान पर हुई। 3 व्हेन, कब, घटना किस समय हुई। 4 हु, किसने, मतलब घटना किसके साथ हुई, किसने की। 5 व्हाई, क्यों, घटना क्यों घटी, इसका कारण क्या है, क्या था, इस घटना का कारण क्या है, घटने का कार्य कारण संबंध क्या है। और छठा H, कैसे, घटना किस तरह घटी, क्रमशः क्या क्या उसमें घटित हुआ। अब ये जो 6 ककारों का सिद्धांत या 5 W और 1 H वाला सिद्धांत है, इसके आधार पर आप जिन तथ्यों का आपने संकलन किया है, जिन सूचनाओं का संकलन आपने किया है, उन सूचनाओं में से इन 6 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, और इन 6 पत्रों के उत्तर जैसे मिल जाते हैं तो आप एक अच्छा समाचार लिख सकते हैं। इस सिद्धांत के पीछे मनोवैज्ञानिक शास्त्रीय आधार भी हैं, मनोविज्ञान के शास्त्रीय आधार भी हैं। किसी घटना के प्रति पाठकों के मन में जिज्ञासा रहती है। जिज्ञासा, ध्यान रखिए, मराठी में जिज्ञासा। ये जिज्ञासा जो रहती है, जिज्ञासा इस क्रम में उठती है। पहले क्या होता है, व्हाट, अरे क्या हुआ, फिर कहाँ हुआ, व्हेन, कब हुआ, हु, किसके द्वारा घटित हुआ, किसने किया, किस पर उसके परिणाम हुए, वाई, क्यों घटा, इसके पीछे कारण क्या है, और अंतिम बात, कैसे घटा। ये जो मनोविश्लेषण की दृष्टि से स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाएंगे, व्हाट के बाद वेयर, वेयर के बाद व्हेन, व्हेन के बाद हु के बाद वाई, वाई के बाद हाउ, इस प्रकार के मनोविश्लेषण की दृष्टि से हमारे मन में एक प्रकार से कौतूहल जागृत होता है किसी घटना के प्रति। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर किसी ने टेलीविजन देखा नहीं होगा 5-6 दिन तक, तो आपको इस बात का पता नहीं कि भारत वर्ल्ड कप हार गया है। कौन सा वर्ल्ड कप, टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप। तो क्यों हारा, कैसे हारा, कब हारा, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, बैटिंग अच्छी नहीं हुई, फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से भारत के इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी इतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए जितना न्यूजीलैंड ने किया। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप ये सारे जो 6 प्रश्न जो हमने आपके सम्मुख रखे हैं, वो कल जो हमारी टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप हम हार गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप हार गए, जो पहली बार आयोजित हुई थी, तो उसके अंतर्गत आपको ये पता चलेगा कि
क्या क्या गलतियां हुई थी, कैसे हुई थी, किसने क्या किया, उनका कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेला, हमारा कौन सा खिलाड़ी अच्छा या बुरा खेला, ये सारी बातें, और किस कारण से हम हार गए, वो सारी चीज़ें उसमें आपको दिखाई देंगी। तो देखिए, जब समाचार यानी जो हमने तथ्य संकलन किया है, सूचनाओं का संकलन किया है, उन संकलनों के आधार पर उन संकलनों के आधार पर इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और इस माध्यम से एक अच्छा समाचार आप लिख पाएंगे। कैसे, देखिए। सबसे पहले, जब ये जो 6 प्रश्नों का आप उत्तर ढूंढते हैं और उत्तर ढूंढते समय उस आधार पर आपको ये पता चल चाहिए कि समाचार संरचना में इसमें 5 अंश आते हैं। पहला, शीर्षक या शीर्ष पंक्ति, जिसको हम टाइटल कहते हैं, समाचार पत्र का टाइटल। जैसे जैसे देखिए, यहाँ एक समाचार है, सुशांत सिंगला ड्रग्ज पुरवणाऱ्या पेडलरला अटक, एक समाचार है। यहाँ एक समाचार है, 41 तालुक्यात वसतिगृहे होणार, ये टाइटल है। तो इस टाइटल को आपको समझना पड़ेगा। उसके उपरांत देखिए, स्थान पंक्तिलिपि, यहाँ एक मुंबई लिखा हुआ है, यहाँ भी मुंबई लिखा हुआ है। स्थान, ये घटना कहाँ घटी या किस स्थान से ये समाचार आ रहा है, तो मुंबई। फिर उसके उपरांत तिथि, कौन सी तारीख है, वो आती है तारीख, गुरुवार 3 जून 2021, इस प्रकार की वो तारीख है। तारीख कभी कभी यहाँ नहीं, यहाँ भी डाली जाती है, यहाँ पते में मतलब जहाँ स्थान है, स्थान के बाद तिथि भी डाली जाती थी पुराने ज़माने में, लेकिन आज ये परंपरा निकल चुकी है। उसके उपरांत सूत्र संकेत, ये कहाँ से मिला आपको, ये समाचार कहाँ से मिला। देखिए, समाचार की बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां रहती हैं। कुछ लोग मात्र सूत्र कह करके टाल जाते हैं, कुछ पेटर जैसी समाचार एजेंसी की बात करते हैं, अन्य भी समाचार की एजेंसियां बहुत सारी रहती हैं। उसके उपरांत आमुख या अग्रसार, देखिए यहाँ एक इतना बड़ा गाढ़े अक्षर में लिखा गया समाचार का सारांश है, इसे कहा जाता है इंट्रो या आमुख या अग्रसर कहा जाता है। यही देखिए, इस समाचार में वो नहीं है, मतलब कभी एक आध बात कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। मतलब ये गाढ़े अक्षरों में, ठड़क अक्षरों में लिखा गया ये समाचार का सारांश होता है एक प्रकार से, जिसको इंट्रो कहा जाता है, और फिर बाद में उसकी विश्लेषण उसका यहाँ होता है। और उसके बाद में विवरण या शेष भाग, मतलब किसी भी समाचार को लिखते समय 5 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला, उस समाचार को आपको शीर्षक देना पड़ेगा या शीर्ष पंक्ति देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद समाचार कहाँ घटा, उसका स्थान, कब घटा, उसकी तिथि, हाँ, ये दोनों एक ही चीज में आ जाएंगे, एक ही पंक्ति में आ जाएंगे। फिर उसके बाद सूत्र संकेत, समाचार किसके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, वह समाचार की बात। उसके उपरांत 5वीं बात है आमुख या अग्रसर, जिसको हमने इंट्रो कहा, समाचार का वो सारांश होता है। और अंत में 5वीं चीज है विवरण अथवा शेष भाग, जो कुछ रहा है उसका शेष भाग यहाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसको हम कल की तासिका में, यानी अगले सोमवार की तासिका में, ये जो शीर्ष पंक्ति या शीर्षक है, स्थान तथा तिथि पंक्ति है, सूत्र संकेत है, आमुख या अग्रसार है, उसके उपरांत विवरण या शेष भाग है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इनको अंग्रेजी में क्रमशः शीर्षक या शीर्ष पंक्ति को कहा जाता है हेडलाइन, उसके उपरांत स्थान या तिथि पंक्ति को कहा जाता है डेट लाइन, तीसरी बात सूत्र संकेत, जिसको कहा जाता है क्रेडिट लाइन अथवा बाय लाइन, उसके उपरांत आमुख या अग्रसार को इंट्रो अथवा लीड कहा जाता है, उसके उपरांत विवरण या शेष भाग को बॉडी कहा जाता है, उसका कलेवर, समाचार का कलेवर। तो हमारा समय समाप्त होते हुए आया है। हम अगले सोमवार की तासिका में ये जो समाचार के जो 5 तत्व हैं, शीर्षक या शीर्ष पंक्ति या हेडलाइन, स्थान तथा तिथि पंक्ति अथवा डेट लाइन, सूत्र संकेत क्रेडिट लाइन और बाय लाइन, चौथी आमुख या अग्रसर लीड अथवा इंट्रो, और अंतिम विवरण अथवा शेष भाग बॉडी, इसको लेकर के हम अगले सोमवार को चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।